नमस्कार, हमारी खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस और सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल मर्जिंग मामला। शिक्षा मंत्री का बड़ा भरोसा। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में स्कूलों के मर्जर को लेकर लोक भवन में प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य भर के प्राइमरी किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित किसी भी प्राथमिक विद्यालय को मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन स्कूलों में 50 या उससे अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये बदलाव बच्चों की सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप दूर किसी अन्य स्थान पर स्कूल जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। यह निर्णय बच्चों की सहूलियत और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने के लिए लिया गया है। शिक्षा की जाएगी और जहां जरूरी होगा वहां मर्जर को रद्द भी किया जा सकता है। इससे राज्य भर के लाखों बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। इस फैसले से खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब पास के स्कूल में ही पढ़ने का मौका मिलेगा और लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों की संख्या कम कर उन्हें मर्ज करने की नीति पर काम कर रही थी, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। हालांकि इस फैसले के बाद स्थानीय विरोध और बच्चों की समस्या सामने आने लगी थी। अब सरकार ने नीति में लचीलापन दिखाते हुए मानवता और व्यवहारिकता के आधार पर निर्णय बदला है। आज बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस तरह से हम सब लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कार्य किया है, अपने विद्यालयों में पठन पाठन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से हम सब लोगों ने प्रयास किए हैं, मुझे लगता है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति अगर हम आज से 8 वर्ष पहले से तुलना करेंगे और आज के परिषदीय विद्यालयों से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी स्थिति आज जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आज परिषदीय विद्यालयों में हम हर एक मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। कार्य किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो उसके लिए शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको उपलब्ध कराने के लिए हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक सरकारी स्कूल के माध्यम से हम सब लोग उपलब्ध कराएं। इस दिशा में हम सब लोगों ने बहुत तेजी से कार्य किए हैं। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने जानकारी दी कि जो स्कूल का मर्जर का जो मामला जो प्रदेश में चल रहा है, अब 1 किलोमीटर के एरिए में जो स्कूल है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अब स्कूल नहीं होंगे और ऐसे स्कूल जो 50 से 60 छात्र संख्या वाले स्कूल हैं उनको भी मर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब लाखों बच्चों को अपने नज़दीक में ही शिक्षा मिल पाएगी सरकार के इस फैसले से। क्या कुछ है अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जब सरकार का ये फैसला आया कि जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है, उन स्कूलों को जो है मर्ज किया जाए और मर्ज करने के बाद जो है उन बच्चों को जो है अच्छी पढ़ाई दी जा सके। लेकिन जिस प्रकार से आज का जो ये फैसला है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो प्रस्ताव उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पारित किया गया कि अब 1 किलोमीटर के दूर स्कूल जो है रहेंगे और इसके अलावा जहां पर 60 बच्चे हैं वहाँ वो स्कूल स्थायी रूप से वहीं पर चलता रहेगा। और कह सकते हैं कि उनके द्वारा और भी फैसले लिए गए। उनका ये कहना रहा कि जो वहाँ पर लेडीज शिक्षक हैं तो उनको भी कहीं दूर के स्कूल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उनको किसी प्रकार से परेशानी है, किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो ये फैसले उनके द्वारा आए। लेकिन इस फैसले से पहले लगातार हाईकोर्ट में भी अपील गई थी सीतापुर के स्कूल के बच्चों के द्वारा। उनके द्वारा ये अपील में कहा गया था कि
कि हमारे स्कूल को दूर अगर भेज दिया जाएगा तो वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मर्ज के खिलाफ जो है लगातार विपक्षी पार्टियां भी लगातार विरोध कर रही थी और सरकार के ऊपर सवाल उठा रही थी कि अगर स्कूलों को दूर कर दिया जाएगा तो आसपास जो छोटे बच्चे हैं वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे और जिससे वो बच्चे जो है अशिक्षित हो जाएंगे। तो इन सवालों को घेरे में जो है लगातार जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। जो शिक्षक थे वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। तो इस नीति को, सरकार की जो नीति थी पहले की, उसमें कुछ जो बदलाव किए गए हैं तो शिक्षकों के लिए और कहा जाए बच्चों के लिए एक राहत का सबसे बड़ा आज जो मीडिया के सामने मुखातिब होकर शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो एक जो सवाल बिंदु अभी तक विपक्षी दल या जो बच्चे या शिक्षक उठा रहे थे तो वो उन सवालों को जो है जवाब देते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जा सकती है। जी निश्चित रूप से मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता कर ये अहम जानकारी दी है। और अब हम बात करेंगे 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई का अंत। लेकिन उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, एसपी गोयल होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव। नाम का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। एसपी गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, के न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। सबसे पहले के न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और के न्यूज की खबर पर मुहर लगी। एसपी गोयल के नाम का सरकार ने ऐलान किया। के न्यूज ने एसपी गोयल के नाम की दिखाई थी खबर। एसपी गोयल होंगे प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी, ये के न्यूज ने खबर चलाई थी और के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें, के न्यूज की खबर, एसपी गोयल बीते 8.5 साल से एसपी गोयल यूपी के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसपी गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। के न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। के न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। सबसे पहले के न्यूज ने इस खबर को दिखाया था कि एसपी गोयल होंगे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और के न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। के न्यूज ने एसपी गोयल के नाम की दिखाई थी खबर और के न्यूज की खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं एसपी गोयल, जो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए, उनके नाम का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श सर, जैसा कि के न्यूज ने खबर दिखाया था और आपने अहम अपडेट दिया था कि एसपी गोयल उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे, के न्यूज की खबर पर मुहर साफ तौर पर लगती नजर आ रही है। सर, क्या कहेंगे आप? ये आधिकारिक जो आपने सही कहा, केंद्र की खबर पे आधिकारिक मोहर लग गई है। एसपी गोयल के नाम की घोषणा हो गई है, बाकायदे आदेश जारी हो गया है और मुख्यमंत्री ने उनको बधाई भी दी है। गुलदस्ता भी पेश किया मुख्यमंत्री ने। और कालिदास वाक्य मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव, अब मैं पूर्व कह सकता हूँ, पूर्व मुख्य सचिव इस समय वहाँ मौजूद है। मनोज कुमार अपने कार्यालय में, एसपी गोयल साहब अपने कार्यालय में मौजूद है। प्रमुख सचिव सूचना और गृह अपने कार्यालय में मौजूद है। नियुक्ति सचिव अपने कार्यालय में मौजूद है और अभी कुछ ही घंटों में अभी बाकायदे वो मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। और कुल मिला के स्थिति अब उत्तर प्रदेश की साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्य सचिव जब वो चार्ज ले लेंगे तो एसपी गोयल हो जाएंगे। अब इनका कार्यकाल अभी 2 साल का है। निश्चित रूप से 2 साल का लंबा कार्यकाल सर केबक सर एसपी गोयल का होगा और जो अब लगातार कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर अब विराम लग चुका है। एसपी गोयल का नाम फाइनल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी हैं और अब जो मनोज सिंह हैं वो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हो गए। सर, गोयल चार्ज लेंगे, आज मनोज कुमार पूर्व मुख्य सचिव हो जाएंगे और आज उनका सेवानिवृत्ति का काल भी है। उन्हें लोग बधाई भी देंगे, उनका सकुशल सेवानिवृत्ति हो गई है। कुल मिला के स्थिति ये है कि अब नए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के एसपी गोयल होंगे। मनोज, निश्चित रूप से सर बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी गोयल अब उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। मुख्यमंत्री ने गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी है और कुछ ही देर में वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। एसपी गोयल के नाम पर सरकार ने ऐलान किया है।
के न्यूज ने एसपी गोयल के नाम की खबर दिखाई थी और के न्यूज की खबर पर मुहर लगती नजर आ रही साफ तौर पर। और अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल बुलेटिन की। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ है। मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा से लेकर भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के नाम भी शामिल हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अपने फैसले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने अभिनव भारत संस्था को भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से बरी कर दिया है। ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए राहत की बात नहीं, बल्कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि यह मामला महज एक ब्लास्ट से कहीं आगे बढ़कर भगवा आतंक के उदाहरण के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। महाराष्ट्र में बम विस्फोट और आतंकवादी हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंक बताकर हिंदूवादी संगठनों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया था। और आज कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद वो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, भगवा आतंक, हिंदू आतंक, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं करारा तमाचा लगा है। सभी 7 आरोपी जो थे वो बरी कर दिए हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी को बरी किया है। मालेगांव विस्फोट का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। 17 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ है और जो आरोपी हैं, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम है, कहीं न कहीं जिस तरीके से जो जानकारियां सामने आ रही थी कि कैसी कैसी यातनाएं दी गई इस मामले को लेकर, और अब जाकर 17 साल के बाद इंसाफ हुआ है। कोर्ट ने उन सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये सिर्फ आरोप नहीं थे, बल्कि ये भगवा आतंक और हिंदू आतंक का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था उसके लिए भी ये विशेष ये घटना थी। और मुंबई से हमारे चंद्रभान मौर्य संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, मालेगांव विस्फोट का जो 17 साल की कानूनी लड़ाई थी उसका अब अंत हो चुका है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट का यह फैसला सामने आया है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? मानस, जो आज सुबह से मालेगांव कोर्ट में जो एनआईए के कोर्ट में जो फैसला चल रहा था, सुबह से गहमा गहमी का माहौल था। जितने आरोपी थे, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, ये सब जब प्रवेश करना शुरुआत किए, उन्होंने एक ही बात कहा था कि हमें न्याय देवता पे भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। हम न्याय के आस में आए हैं, आज हमारा न्याय जरूर होगा। तो जिस तरह से कोर्ट में जज ने फैसला सुनाना शुरुआत किया, कर्नल पुरोहित के ऊपर जो आरोप थे कि उन्होंने आरडीएक्स बनाया, तो जज का स्पष्ट कहना था कि आरडीएक्स को कोई भी सबूत एटीएस दे नहीं पाई। और जो मोटरसाइकिल जिसमें रख के आरडीएक्स उड़ाया गया, साध्वी प्रज्ञा का नाम उसमें लगाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी जज ने उसे निरस्त कर दिया। तो आज जो माहौल कोर्ट के अंदर था, तमाम आरोपी बाहर कोर्ट के अंदर रोते हुए देखे गए। साध्वी प्रज्ञा हो, मेजर पुरोहित हो, समीर कुलकर्णी हो, ये सब बाहर आके ऑन कैमरा उन्होंने रोया और उनके ऊपर जो 17 साल पहले जो अत्याचार सहा उन्होंने एटीएस का, एनआई का, उन्होंने आज खुल के बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था, किस तरह हमें भगवा आतंकवादी करके नाम दिया गया था एटीएस की तरफ से। निश्चित रूप से चंद्रभान मौर्य, ये बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये जो आंसू थे, ये कहीं ना कहीं उन यातनाओं के लिए आंसू निकल रहे होंगे जो एटीएस एनआईए के द्वारा उनको दी गई, और कहीं ना कहीं प्रज्ञा ठाकुर को जो यातनाएं दी गई वो लगातार सुर्खियों में भी रहीं वो यातनाएं, और लंबे 17 साल के लंबे कानूनी लड़ाई का अंत हुआ है। और अब हम बात करेंगे बिल्डिंग जर्जर कैसे पढ़े बच्चे, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग जर्जर कैसे पढ़ें बच्चे। रतलाम जिले का जावरा शहर का शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहर का एकमात्र शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां 650 बालिकाएं अध्ययनरत हैं, जिसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है, जो किसी समय जावरा नवाब नासिर मियां की अंग्रेज पत्नी का महल हुआ करता था, जिसे मच्छी भवन के नाम से भी जाना जाता था। आज़ाद भारत के बाद शासन ने अपने अधीन कर इसमें बालिकाओं के लिए 1948 में स्कूल संचालित किया। खूबसूरत बाग बगीचे और फव्वारे लगे थे यहाँ पर, लेकिन अब नहीं है। समय पर देखभाल नहीं होने के कारण इसकी छत जर्जर हो चुकी है। इतनी बड़ी आलीशान कोठी होने के बावजूद बालिकाओं को अलग से बने छोटे कमरों में पढ़ाई करना पड़ रहा है। कुछ कमरों पर सीमेंट की चद्दर लगी हुई, कहीं कहीं छेद होने से जिसमें पानी टपक रहा है, जिसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो बालिकाओं की पढ़ाई खतरे में है। तो ऐतिहासिक जो ये इमारत है वो मरम्मत की राह देख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जर्जर हो चुकी है ये इमारत। एक तो यहाँ पे भवन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है सर। एक दूसरा, हमारे यहाँ फर्नीचर की भी बहुत दिक्कत आती है। तीसरा ये है कि हर जगह से पानी टपक रहा है, मतलब छतें ऐसी हो गई है कि हमको डर लगता है कि बच्चे कहीं फंस नहीं जाएं। इसके अलावा कोई परेशानी आती? नहीं, इसके अलावा तो हमारे प्रिंसिपल मैडम ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो अभी इतनी समस्याएं नहीं आ रही है। और छुट कितने बच्चे पढ़ते हैं? 9th में 75। इतने बच्चे इतने छोटी सी जगह में कैसे मेंटेन करते हैं? कुछ बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, बाकी बैठक व्यवस्था जो होती है कंजेस्टेड तो पड़ता ही है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई बैठ नहीं पाता है और बाहर सब बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। अंदर बाहर साइड में कीचड़ भी बहुत ज़्यादा। हाँ, कीचड़ वगैरह और सब उधर। आप जब क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो पानी वानी टपकता है, तो उससे कापी किताबें आप लोगों को? कापी की गिलास हो जाती है और बेंचें भी मतलब थोड़ी इधर उधर, बच्चे माते नहीं क्लास में और क्लास थोड़ी छोटी पड़ती है। हाँ। अगर हम पढ़ाई करते ना तो छत से पानी गिरता है, किताबें गीली हो जाती है। कितने कौन सी क्लास लगती है यहाँ पे? 9th क्लास। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 70 से 70 बच्चे। तो आपने जो पानी टपक रहा है इसकी शिकायत कहीं आपने? हमने की थी तो वगैरह बजट नहीं है अभी इतना। तो आप कैसे पढ़ाई करते हो? किताबें गीली हो जाती है। आप भी भीग जाते होंगे? यस। राहुल बैरागी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, रतलाम में विद्यालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग जो जर्जर हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं मरम्मत की राह देख रही है, बालिकाओं की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है, लेकिन मरम्मत की राह देख रही इस बिल्डिंग में अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई जिससे ये कहा जा सके कि मरम्मत हो सकेगी और बालिकाओं की पढ़ाई भी खतरे में है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? जी, बताना चाहूँ, पूरा मामला रतलाम जिले के जावरा के कमला नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। ये
पुराने जब जमाने की जब बात की जाए, 1948 की जब समझ की बात है ये पूरा, उस समय राजा महाराजा के काल का बना हुआ ये स्कूल है। उसके बाद में प्रशासन ने पूरा कब्जा इसके ऊपर कर लिया है, हैंड ओवर कर लिया है इस बिल्डिंग को। उसके बाद से जब मरम्मत की बात की जाए तो मरम्मत अभी तक इसके ओर किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया गया है। जब के न्यूज की टीम वहां मौके पर पहुंची है, जायजा लिया, उस समय जब देखा है तो ग्राउंड जीरो पर जो स्कूल का जो ग्राउंड है, ग्राउंड में घूमने के लिए भी बच्चों को सही से ग्राउंड नहीं है, कहीं खड्डे है, कहीं पानी भरा है, जानवरों का खतरा उनको सताता है। दूसरी बात अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर ये स्थिति है कि बड़े बड़े जारे लटके हुए वहां पे और बड़ी स्थिति गंभीर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बात बताना चाहूंगा, 8 मार्च 1954 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां जावरा दौरे पर आए थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वहीं उसी जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का एक कक्ष है, उस कक्ष के अंदर रात्रि विश्राम उन्होंने वहां पर करा था। उस समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ में थे। उस समय उन्होंने वहां पर विश्राम करा था, वो भी वहां पे तस्वीर लगी हुई है। उस जमाने से लेकर आज दिन तक ये पुराने काल के जमाने का स्कूल बना हुआ है। लेकिन आज जो पत्र लिख के जब वहां की प्रभारी प्राचार्य है वो दे रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कुंभकर्ण की नींद सोए है, कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब इस मामले को लेकर पहले भी मीडिया ने आवाज उठाई थी, उस समय सरकार ने 25 लाख रुपए मंजूरी दी थी। उसके बाद 25 लाख रुपए कब आए, कब गए और कहां व्यय हुए, अभी तक इसका कोई निश्चित रूप से राहुल बैरागी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है और मरम्मत की राह ताकती नजर आ रही है ये इमारत। और अब हम बात करेंगे प्रतिभा की धमक, प्रमाण पत्र और पदक। देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में 2023 बैच के भारतीय वन सेवा परीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय वन सेवा में प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धताएं भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को वन आश्रित स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग कर उनकी परंपराओं को अपनाने और वनों के संरक्षण व कल्याण के लिए काम करने का संदेश दिया है। इस अवसर पर परीक्षार्थियों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई भी दी गई। I have come here to deliver the convocation address for the 55th recruitment of the 2023 batch of Indian Forest Service officers. I conveyed basically 3 messages to them. Number 1, as public servants, they are supposed not to break the law at any point of time. They must adhere to the rule of law. The second thing that I conveyed to them was that they must be people friendly. They must try to help people, and even if they cannot always oblige, they can always talk obligingly to people. Number 3, the entire environment of the office, the way they respect their subordinates, the way they respect their seniors, all that counts in a person's career. These are the 3 important messages that I gave the officers. Thank you. अब बात करेंगे बाढ़ का कहर कैसे हो बसर। खबर हमीरपुर से है, जहां बांधों से लगातार अतिरिक्त इकट्ठा हुआ बारिश का पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिससे जिले से होकर बहने वाली यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित सदर तहसील के कई इलाकों की निचली बस्तियों में भरा बाढ़ का पानी अब घरों के अंदर दस्तक दे चुका है। चारों तरफ और दूर तक दिखाई दे रहा बाढ़ के पानी में डूबने से सैकड़ों हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान अपनी किस्मत को कोसने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें, इस दौरान बाढ़ से बेबस लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं और प्रशासन की ओर से मुनादी कराकर लोगों को निचले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए जागरूक बना रहा है। साथ ही डीएम सहित अन्य प्रशासनिक अमला बाढ़ पर नजर बनाए हुए भ्रमण करते हुए वर्तमान में यमुना नदी खतरे के निशान से 103 मीटर से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि बेतवा खतरे के निशान को छूने के आसपास नजर आ रही है।
पर है उसका जो लेवल है वो 104.33 के आसपास हो गया है, क्योंकि डेंजर लेवल है उसको पार कर गई है। बेतवा रिवर का जो लेवल है अभी वर्तमान में 103 है और वो अभी जो डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा और पूरी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो तटबंध है यमुना जी के और बेतवा रिवर के उसका निरीक्षण किया गया था। उसी क्रम में जो भी सीमावर्ती जितने भी गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनमें अलर्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। हम लोग ने एक जो रेस्क्यू सेंटर है उसको भी स्टार्ट करवा लिया है और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनमानस है उनको सुरक्षित हम लोग जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें पहुंचा दें। इसके लिए पीएससी की टीम भी लगातार कार्य कर रही है। और अब बात करेंगे किसानों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर लगाई गुहार। बाराबंकी के उरगदिया गांव में 6 माह से पानी नहीं आ रहा है और गांव की बड़ी आबादी पानी से प्रभावित है। जल जीवन मिशन योजना ध्वस्त नजर आ रही है और ठेकेदारों ने मानकों को रौंदा है, जिससे लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उरगदिया गाँव में 200 घरों में पाइपलाइन में धांधली सामने आ रही है। न गहराई का ध्यान रखा गया, न गुणवत्ता का ख्याल रखा गया। 6 माह से गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बड़ी आबादी पानी से प्रभावित है। पाइप डालने में नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। जमीन से 3 फीट नीचे पाइप डालने का आदेश ठेकेदारों ने नजरअंदाज किया है। भारतीय किसान यूनियन में किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए, एक गांव है उरगदिया जो ग्राम पंचायत भुयारा में है, जो पानी की टंकी बनी थी जिससे कई पूर्वों में पानी जा रहा है, जिसकी पाइपलाइन उरगदिया में भी बिछा दी गई है, लेकिन 6 माह हो गया अभी तक नलों में पानी नहीं आया और मानक के पूरा से दरकिनार करते हुए काम किया गया है। 3 फीट नीचे पाइप डालना चाहिए था, जो 1 फीट 1.5 फीट नीचे डाल दिया गया है और कई जगह पाइप में भी जो साइज चाहिए कहीं पर 2 इंची डाल दिया है, जहाँ 4 इंची की जरूरत थी वहाँ 2 इंची डाल दिया। इस तरह से गोलमाल करके उन्हें ग्रामीणों को ठगा गया है। इसलिए आज ग्रामीण जो काफ़ी आक्रोश में थे वो हमसे उन्होंने संपर्क किया, तो फिर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिए, जिला प्रशासनिक अधिकारी बाबू। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं